नमस्कार साथियों, मैं सुरेश जोशी। आज का जो वीडियो मैंने तैयार किया है वो किया है एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 8 बुक ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, अर्थात कक्षा 8 का जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को फॉलो करते हुए भूगोल पुस्तक का चैप्टर 4 जो है कृषि, उसके ऊपर ये वीडियो बेस्ड है। वीडियो में जो है भारतीय कृषि और वैश्विक कृषि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और कुछ मूलभूत जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर की गई हैं। चैप्टर के मेन कंटेंट पर पहुंचने से पहले हम की टर्म्स की बात कर लें जो यहाँ पर की टर्म्स यूज हुई हैं। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी activities which involve direct extraction and production of natural resources are called primary activities. For example, agricultural farming, sericulture, pisciculture, etc. अर्थात वे गतिविधियां जो सीधे तौर पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके एक्सट्रैक्शन यानी उनके दोहन और उनके उत्पादन से संबंधित हैं, उन्हें प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राथमिक गतिविधियां कहा जाता है। जैसे कि खेती, एग्रीकल्चर फार्मिंग, सेरिकल्चर और पिसिकल्चर एटसेट्रा। मछली उत्पादन, रेशम उत्पादन, ये सभी जो है प्राइमरी एक्टिविटीज में इंक्लूड किए जाते हैं। Then secondary activities which are concerned with the processing of natural resources are called secondary activities. अर्थात द्वितीयक गतिविधियां उनको कहा जाता है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस किया जाता है और नए प्रोडक्ट्स के रूप में तैयार किया जाता है। वो एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियां सेकेंडरी एक्टिविटीज या द्वितीयक गतिविधियों के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट, टर्शियरी एक्टिविटीज, तृतीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां। Activities which fall neither in primary category nor in the secondary category are called tertiary activities. They do not use natural resources directly. ऐसी गतिविधियां जो न तो प्राइमरी सेक्टर में या प्राइमरी एक्टिविटीज में आती हैं या न सेकेंडरी एक्टिविटीज में इंक्लूड होती हैं, उन्हें टर्शियरी एक्टिविटीज कहा जाता है और इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का कोई यूज सीधे तौर पे नहीं किया जाता। Agriculture is the primary activity that involves cultivation of crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है, उसमें प्राथमिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिसमें कि फसलें उगाना, फल उगाना, सब्जियां उगाना, फूलों का उत्पादन करना और पशुपालन करना, ये सभी शामिल होता है। Subsistence farming. Subsistence farming is the form of agriculture practiced solely to meet the needs of the farmer's family. ये किसान के परिवार की जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो खेती की जाती है उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। The practices involved are usually old fashioned, और यहाँ पर जो कृषि के तरीके होते हैं, खेती के तरीके होते हैं, वो प्राचीन या पुराने होते हैं। Intensive subsistence farming. In intensive subsistence agriculture, simple tools and huge labor are used by a farmer to cultivate a small plot of land. छोटे जमीन के टुकड़े को पर खेती करने के लिए किसान के द्वारा इसमें काफी श्रम लगाया जाता है, लेबर लगाई जाती है, सिंपल टूल्स का यूज किया जाता है। तो ये जो खेती की जाती है, ये कृषि की जाती है, इस कृषि को इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। Shifting cultivation. Shifting cultivation is the form of agriculture in which a plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with soil and crops are grown. After some time, the land is abandoned and the farmers move to a different place. Shifting cultivation या स्थानांतरित कृषि, इसमें क्या किया जाता है? इसमें ये किया जाता है कि एक जमीन का टुकड़ा जो है, वहां से पेड़ों को काट दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है और जो एशेज हैं, उन जले हुए पेड़ों की राख जो होती है वो सोइल के अंदर मिक्स हो जाती है और फर्टाइल होने की वजह से वहां पर क्रॉप करना इजी होता है। कुछ समय के बाद ये जमीन जब इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो उसको वहां से छोड़ के फार्मर जो है नई जगह पर पहुंच जाता है या नए स्थान पे पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जो कृषि की जाती है इसे सबसिस्टेंस फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग
Commercial farming is the practice in which crops are grown exclusively for commercial purpose, i.e. for sale. That means for sale in the market. वाणिज्यिक कृषि या कॉमर्शियल फार्मिंग, ये वह कृषि का वह तरीका होता है जिसमें जो क्रॉप्स हैं वो टोटली कॉमर्शियल पर्पजेस से उगाई जाती है, अर्थात बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती हैं। इस प्रकार की कृषि कॉमर्शियल फार्मिंग कहलाती है। नेक्स्ट, commercial grain farming. It is a class of commercial farming in which crops like wheat and maize are grown for commercial purposes. जब गेहूं, wheat यानी गेहूं, maize यानी मक्का की खेती कॉमर्शियल पर्पजेस से की जाती है तो वो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग. It is a type of commercial farming in which land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. जब कृषि फूड या ग्रेन्स उगाने के लिए, साथ में पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए और पशुपालन अगर साथ में किया जाता है तो इस प्रकार का जो ये तालमेल वाला जो कार्य है इसे मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग। फूड क्रॉप्स यानी खाद्य फसलें, इसमें राइस, व्हीट, क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। तो इसमें चावल, गेहूं, मक्का और जो मोटे अनाज हैं, मिलेट्स, जौ वगैरह, बार्ले, बाजरा, ये सब जो हैं फूड क्रॉप्स या खाद्य फसलें कहलाती हैं। फाइबर क्रॉप्स, क्रॉप्स लाइक जूट एंड कॉटन आर कॉल्ड फाइबर क्रॉप्स। देयर यूसेज इज नॉट एज फूड, इनका खाने में उपयोग नहीं होता। ये जूट और कॉटन की जो है दूसरे कार्यों के लिए या दूसरे उत्पादों को तैयार करने के लिए इनकी खेती की जाती है। रेशेदार फसलें, प्लांटेशंस. These are a type of commercial farming where only a single crop like tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton is grown. तो ये वो खेती होती है, कॉमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग है जिसमें एक ही फसल को बड़े लेवल पे या बड़े बड़े फार्मलैंड्स में या जो फार्म्स होते हैं वहाँ पर ग्रो किया जाता है। इसमें आप चाय के बागान, कॉफी, शुगर कैन यानी गन्ना, कैशू, काजू, रबर, बनाना और कॉटन, ये खेती की जाती है। ये प्लांटेशन खेती या प्लांटेशन फार्मिंग कहलाती है। बेवरेज क्रॉप्स, टी एंड कॉफी आर बेवरेज क्रॉप्स, अर्थात पेय फसलें, पेय पदार्थ वाली फसलें, तो इसमें चाय व कॉफी शामिल होती हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि का विकास या कृषिगत विकास। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एफर्ट टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन so as to meet the growing demand for increasing population. जब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का सीधा सा तात्पर्य है कि फार्म प्रोडक्शन यानी खेतों का जो उत्पादन है, कृषि का जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए ताकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जनसंख्या वृद्धि की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जा सके। मैकेनाइजेशन, दिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मशीन्स फॉर देन मोर देन ह्यूमन लेबर, अर्थात मानवीय श्रम से ज्यादा, ह्यूमन लेबर से ज्यादा जब मशीन्स का यूज किया जाता है तो ये प्रोसेस मैकेनाइजेशन कहलाती है। नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक herding refers to the practice in which herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water. नोमैडिक घुमक्कड़ जो हर्डिंग होती है, पशुपालन होता है, इसमें जो ऐसी प्रैक्टिस है कि जो गडरिये होते हैं या चरवाहे होते हैं वो अपने पशुओं को चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो पशुपालन होता है उसे नोमैडिक हर्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ की टर्म्स। अब हम बात करते हैं जो की फैक्ट्स जो यहाँ पर डिस्कस हुए हैं इस चैप्टर में उनके बारे में। We divide economic activities into three categories: primary, secondary and tertiary. तो सीधी सी बात यह है कि जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां ह्यूमंस के द्वारा की जाती हैं, एक्टिविटीज की जाती हैं, उन्हें थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी माना जाता है और प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब हो गया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज को सीधे तौर पे जो यूज करता है या उनके दोहन से रिलेटेड होता है, उत्पादन से रिलेटेड होता है, उसे प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है, कैटल रियरिंग प्राइमरी एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड बेकिंग ऑफ ब्रेड आर सेकेंडरी एक्टिविटीज सिंस दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज
but their utilization. जब नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है, बट उनको प्रोसेस करके नए जो प्रोडक्ट्स तैयार करने की जो गतिविधियां होती है, एक्टिविटीज होते हैं, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट में लिया जाता है, विनिर्माण क्षेत्र माना जाता है, और ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है। इसमें आप स्टील का तैयार करना, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग या ब्रेड का बनाया जाना, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड आर टर्शियरी एक्टिविटीज, अर्थात सर्विस सेक्टर जो है वो टर्शियरी एक्टिविटीज में, जहाँ सेवा क्षेत्र है, जहाँ प्रोडक्शन का कोई संबंध नहीं है, बट वो सेवाएं देने का काम जहाँ होता है, वो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एटसेट्रा जो है वो टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड की जाती है। Agriculture is a primary activity. Nearly 2/3 of India's population is engaged in agricultural activities. Agriculture एक primary activity है, और अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करते हैं, तो लगभग यहाँ की 2/3 पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, अर्थात कृषिगत जो गतिविधियां हैं उनमें उनसे जुड़ी हुई है। Growing of crops, raising livestock, forestry, fishing all come under agricultural activities, जिसमें हम कह सकते हैं कि फसलें उगाना, पशुपालन करना, फॉरेस्ट्री जंगल या वन उत्पादों को संग्रह करके उनको बेचना, फिशिंग करना, ये सब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये अरेबल लैंड का एक डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड। तो आप ये जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये अरेबल लैंड है। तो ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाई जाती है, उसके बारे में यहाँ पर सारी चीजें दी हुई हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। भौगोलिक परिस्थितियां जिसमें सोइल और क्लाइमेट जब सुटेबल होती है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए आवश्यक है। The land on which the crops are grown is known as arable land. अरेबल कृषि योग्य भूमि किसे कहा जाता है? अरेबल लैंड मीन्स कृषि योग्य भूमि। तो वो ऐसी लैंड जिस पर फसलें उगाई जा सकती हैं, उसे अरेबल लैंड के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाले मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ अरेबल लैंड है, वो उन एरियाज, उन रीजन्स में है जहाँ की फसलें उगाए जाने के लिए सुटेबल फैक्टर्स अवेलेबल हैं, अर्थात जो आवश्यक तत्व हैं जहां उपलब्ध हैं, पानी पर न्यूट्रिशियस सोइल एटसेट्रा, फर्टाइल सोइल एटसेट्रा, वहां पर अरेबल लैंड ज्यादा पाई जाती है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग टेक्निक, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। अगर कृषि के वर्गीकरण किया जाए कि कृषि कितने प्रकार की होती है, तो ये मेनली 2 प्रकार की है। एक तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है जो, और सेकंड है कमर्शियल फार्मिंग। When a farmer tills the land till the soil loses its fertility and then shifts to another fertile land, then this type of farming is known as shifting cultivation. ये हम बात कर चुके हैं कि जब किसान जो है एक लैंड को तब तक उसकी टिलिंग करता है, जब तक वहां पर फार्मिंग करता है, जब तक कि वो फर्टाइल होती है, बाद में वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है या इस प्रकार की जो फार्मिंग है, उसे कहा जाता है शिफ्टिंग फार्मिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि। Next is the effort made to increase farm production in order to meet the growing demands for the increasing population is known as agricultural development. It varies in developed and developing countries. तो कृषि का विकास है कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाना, तो वही एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहलाता है। और ये एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट है, ये विकसित देशों, डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस में वेराई करता है, अलग अलग होता है। एग्रीकल्चर के कुछ डिफरेंट जो है टाइप्स पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? तो एग्रीकल्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल्चर मीन्स फार्मिंग, तो एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग पैटर्न्स है। तो बात करें एग्रीकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक, इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। इसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं, इसी को फार्मिंग, जिसमें हम विभिन्न तरीकों से सॉइल को तैयार करते हैं, खेती करते हैं, वहाँ पर फसलें उगाते हैं, पशुपालन करते हैं, यही सब फार्मिंग कहलाता है या एग्रीकल्चर कहलाता है। सेरिकल्चर,
सेरिकल्चर कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रेशम के कीड़े जो हैं सिल्क वॉर्म्स, उनको पालन करना कॉमर्शियल पर्पज से। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, इससे किसान की इनकम बढ़ती है। पिसिकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पोन्ड्स, कॉमर्शियल पर्पज से किया जाता है वो पिसिकल्चर। विटिकल्चर, तो ग्रेप कल्टीवेशन या अंगूर की खेती करना विटिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज, कॉमर्शियल पर्पज से वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स का उत्पादन करना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। Some of the important inputs required in agriculture are seeds, fertilizers, machinery and labor. अगर हम बात करें कि कृषि करने के लिए क्या क्या इनपुट्स आवश्यक होते हैं, कौन कौन से इनपुट्स आवश्यक होते हैं, तो इसमें सीड्स हैं, बीज, फर्टिलाइजर्स उर्वरक, मशीनरी यानी मशीनें, विभिन्न प्रकार की ट्रैक्टर और एटसेट्रा, लेबर, इसके अलावा जो लेबर भी आवश्यक होती है। ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर, और एग्रीकल्चर में जो ऑपरेशंस हैं बेसिकली जो कार्य होते हैं उसमें प्लॉइंग अर्थात खेत का जोतना, शोइंग यानी बीज उगाना, इरिगेशन सिंचाई करना, वीडिंग मींस जो घास फूस उगता है उसको वहां से हटाना, एंड हार्वेस्टिंग मींस फसलें काटना। ये सभी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस हैं, कार्य हैं। इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, इनपुट में आपकी मशीनरी है, सीड्स है, केमिकल्स हैं, प्रोसेसेस में आपके प्लॉइंग, शोइंग और स्प्रेइंग है, आउटपुट्स में क्रॉप्स आपके सामने होती है। फिजिकल इनपुट्स की बात करें तो सनशाइन, टेम्परेचर, रेनफॉल, सोइल एटसेट्रा। ह्यूमन इनपुट्स की बात करें तो स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स एटसेट्रा। ये सारे इनपुट हैं जो ह्यूमन इनपुट्स और फिजिकल इनपुट्स, फिजिकल इनपुट्स में जो नेचर दे रही है, तो ये सारा एग्रीकल्चरल प्रोसेस है। टू मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग, हम बात कर चुके हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड सोलली टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। अब हम बात कर रहे थे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग किसे कहेंगे, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का अर्थ है कि ये किसान जब अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करता है, तो इस प्रकार की जो खेती है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है। Therefore, the practices involved are usually old fashioned, इसलिए इसमें ज़्यादा किसान का उत्पादन पे जोर नहीं होता है, और तरीके जो वो अपनाता है, तौर तरीके जो अपनाता है खेती के लिए, वो सामान्यतः प्राचीन या पुराने ही होते हैं। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज मिनिमम एंड मोस्ट वर्क इज डन बाय हाउस होल्ड लेबर। यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी अर्थात आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज बहुत कम होता है, और ज़्यादातर जो काम है वो हाउस होल्ड घर वाले ही मिलकर के या फैमिली मेंबर्स ही कर लेते हैं। In intensive subsistence farming or agriculture, simple tools and used labor are used by a farmer to cultivate a small plot of land. इसमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है, एग्रीकल्चर जो है, उसमें सामान्य उपकरणों का या औजारों का प्रयोग करते हुए, बड़े मात्रा में श्रम का प्रयोग करते हुए किसान जो है एक छोटे जमीन के टुकड़े पर खेती करता है। राइस इज द मेजर क्रॉप, राइस जो है more than one crop is grown annually in favorable conditions। अगर वहाँ की परिस्थितियाँ कंडीशंस सुटेबल हैं तो एक से ज़्यादा फसलें भी उगाई जा सकती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत। राइस इज द मेजर क्रॉप, इस प्रकार की खेती में चावल मुख्य फसल होती है। दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज सीन इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, ऐसी खेती जो है जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, और मॉनसून रीजन से साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया के वहाँ पर ही ज़्यादा पाई जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ क्लास ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात ही कर रहे हैं तो ये पुराने तरीके से जो चलती आ रही थी वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट था। इन दिस अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। इसमें पेड़ों को जला दिया जाता है एक पर्टिकुलर हिस्से के, और उनको जला के राख कर दिया जाता है, और जो एसेज होती हैं इन जले हुए पार्ट्स की, ट्रीज की, ये सोइल के साथ मिक्स हो जाती है, मिक्स कर दी जाती है और फसलें उगाई जाती है। After some time the land is abandoned and the farmers move to a different place. This type of farming is common in the thickly forested areas of the Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia, Northeast India. It is also called slash and burn agriculture. इसको slash and burn agriculture के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि खेती जो है पेड़ों को जला करके उस एरिया को साफ करके की जाती है, वहाँ पर वो जो उसके एशेज होते हैं उससे वहाँ की लैंड फर्टाइल हो जाती है, सोइल फर्टाइल हो जाती है,
और जब तक वो फर्टाइल रहती है तब तक वो फार्मर वहाँ एग्री फार्मिंग करता है, बाद में उसको छोड़ के नए प्लेस पे चला जाता है। ये जो एग्रीकल्चर है ये सामान्यतः जो सघन जंगल हैं या सघन वन वाले क्षेत्र हैं, जहाँ के अमेजन बेसिन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, या साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है कुछ हिस्सों में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ये की जाती है। इसे स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। Nomadic herding refers to the practice in which herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water. तो इसमें हर्ड्समैन जो है, गडरिये जो होते हैं, चरवाहे जो होते हैं, नोमैडिक हर्डिंग में वो एक स्थान पे रहने के स्थान पर अलग अलग स्थानों पे घूमते रहते हैं, जहां उनको पानी और चारे की सुविधा होती है उसी क्षेत्र में वो अपने हर्ड्स को लेके निकल लेते हैं। एनिमल्स यूजुअली रियर्ड आर द याक, शीप, कैमल एंड गोट्स। इस प्रकार की जो हर्डिंग है उसमें जो एनिमल्स रियर किए जाते हैं, पालन किए जाते हैं, वो है याक, शीप, कैमल एंड गोट्स। Commercial farming is the practice in which crops are grown exclusively with commercial purpose। और commercial purpose इसमें मार्केट में बेचने के लिए ही खेती की जाती है, लार्ज एरिया कल्टीवेट किया जाता है। और इस प्रकार की खेती में कैपिटल जो है, पैसा जो है, काफी पूंजी की आवश्यकता होती है, और ये सबसिस्टेंस फार्मिंग से उल्टा जो है, इसमें बहुत पैसा चाहिए होता है। मशीन्स आर यूज्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट, और इस प्रकार की फार्मिंग में मशीनों का प्रयोग भी ज्यादा किया जाता है। Commercial grain farming is a class of commercial farming. Crops like wheat, maize are grown for commercial purpose। यहाँ पर जो है wheat, maize etc. जो है, इनका जो उत्पादन है या इनकी खेती जो है वो कॉमर्शियल पर्पजेस से की जाती है। The temperate grasslands of North America, Europe and Asia are some common areas where it is seen। इस प्रकार की खेती जो है वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाला जो एरिया है, जिस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का, वहां ये की जाती है। मिक्स फार्मिंग की हम बात कर चुके थे। ये एक दूसरी कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग है जिसमें कि फूड ग्रोइंग के साथ साथ फूड क्रॉप्स भी उगाई जाती है, फोडर क्रॉप्स यानी चारे की फसलें भी उगाई जाती है, और साथ में पशुपालन भी किया जाता है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो मिक्स फार्मिंग या फिर मिश्रित खेती या कृषि के नाम से जानी जाती है। सम एरियाज वेयर इट इज फॉलोड, ये कहाँ पर की जाती है? तो इसके जो एरियाज हैं वो है यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। Plantations are a type of commercial farming where only a single crop is grown। यहाँ पर प्लांटेशन जो है या बागान खेती जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो बागान खेती प्योरली कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए की जाती है, और इसमें एक ही फसल उगाई जाती है बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पर, जैसे कि टी, कॉफी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन एटसेट्रा। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इस प्रकार की जो फार्मिंग है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए, श्रम चाहिए। The produce is processed in the farm itself or nearby factories। और यहाँ से जो प्रोड्यूस आता है, जो उत्पादन आता है, वो या तो फार्म में ही उसकी प्रोसेसिंग की जाती है या फिर नियर बाई आसपास की फैक्ट्रीज में किया जाता है। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड। अगर विश्व वर्ल्ड लेवल पे देखें, वैश्विक स्तर पे हम बात करें, तो राइस जो है, चावल जो है, वो सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। इट इज द स्टेपल डाइट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स। कटिबंधीय, ट्रॉपिकल मींस उष्ण कटिबंधीय, और सब ट्रॉपिकल मींस शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है विश्व के, वहां पर ये ज्यादा उगाई जाती है। इट्स कल्टीवेशन नीड्स हाई टेम्परेचर। चावल की खेती के लिए हाई टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए और रेनफॉल हाई होना चाहिए। चाइना एंड इंडिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो चाइना और इंडिया जो है वो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं राइस के। वीट, गेहूं थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। गेहूं जो है वो लोमी सॉइल में ज्यादा होता है, अच्छे से जिसकी सिंचाई की गई है। इन एडिशन इट नीड्स मॉडरेट टेम्परेचर। गेहूं के लिए सामान्य तापमान चाहिए होते हैं, एंड रेनफॉल सामान्य होनी चाहिए। ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट हार्वेस्टिंग, यानी फसल उगाते समय तो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होते हैं, और जब इसकी हार्वेस्टिंग होनी है उस समय तेज धूप होनी चाहिए, अर्थात गर्मी ज्यादा होनी चाहिए। यूएसए इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन्स। मिलेट्स जो हैं वो थोड़े मोटे अनाज के कैटेगरी में आते हैं। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी आर मेजर मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया।
तो ये ज्वार, बाजरा और रागी जो है मुख्य मिलेट्स फसलें हैं जो भारत में उगाई जाती हैं। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, मक्का की खेती के लिए, मेज के एग्रीकल्चर के लिए आपको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल, गुड सनशाइन एंड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स, अर्थात अच्छे से सिंचित कृषि उपजाऊ भूमि चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए। कॉटन यानी सूत, ग्रोज बेस्ड ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल्स, ये जो सबसे अच्छा होता है काली मिट्टी या एलुवियल सॉइल जो है उसमें ज्यादा होता है। इट नीड्स हाई टेम्परेचर, इसको उच्च तापमान चाहिए, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। अगर कि एक तो सबसे बढ़िया ये है कि इसमें 210 दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें फ्रोस्ट या कोहरा वगैरह ना आए, एंड धूप चमकती हुई या धूप होनी चाहिए। जूट, जिसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज, इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स। जूट जो है, कपास जो है, वो गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है और ये ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो की जाती है। इंडिया और बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर से अग्रणी उत्पादक देश है। ये आप देख सकते हैं जूट का जो है ये पौधा होता है और उसके रेशों को ये निकाल लिया गया और प्रोसेस किया गया है। कॉफी ग्रोज वेल ऑन हिल स्लोप्स, ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। कॉफी जो है हिल स्लोप्स पे ग्रो की जाती है, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। ब्राजील इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। टी इज ए बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस। चाय जो है वो एक पेय फसल है, पेय पदार्थ वाली फसल है और ये भी प्लांटेशन यानी बड़े बड़े बागानों में की जाती है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से चाय की खेती की जाती है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, इसके लिए जो है अच्छे से सिंचित लोमी सॉइल चाहिए, जेंटल स्लोप्स होने चाहिए और लेबर बड़े स्तर पे आवश्यक होती है। Agricultural development refers to the effort to increase farm production so as to meet growing demand। ये हम बात कर चुके हैं कि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो खेती की जाएगी तो उससे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, कृषिगत विकास होगा। मैकेनाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का ही पार्ट है और इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर और ड्यूरिंग कल्टीवेशन मशीन्स का उपयोग जो है ह्यूमन बीइंग से ज्यादा किया जाए। टिपिकल इंडियन फार्म, अगर हम फार्म की बात करें, जैसे एक बड़ा खेत है ये, तो अबाउट 1.5 हेक्टेयर्स इन एरिया। इंडिया में हम बात करें तो ये लगभग 1.5 हेक्टेयर्स का होता है, जबकि यही फार्म यूएसए में 250 हेक्टेयर्स का तक हो सकता है। तो चूंकि यूएसए का एरिया बहुत है, पॉपुलेशन वहाँ की कम है, तो वहाँ जो एग्रीकल्चरल फार्म्स है वो ज्यादा बड़े हैं। इन द यूएसए फार्मर्स यूज वेरी मॉडर्न मेथड्स फॉर एग्रीकल्चर। यूएसए में जो है आधुनिक साधनों से, आधुनिक टूल्स के साथ एग्रीकल्चर या फार्मिंग की जाती है, जबकि इंडिया में हाउएवर ऑब्सोलीट मेथड्स आर यूज्ड इन मोस्ट पार्ट्स। जबकि भारत जैसे देश, इंडिया जैसे देश में अभी भी परंपरागत तरीकों से कृषि की जाती है। A farmer in India generally works as a peasant, whereas in the USA he works as a complete businessman। भारत में जो है किसान के रूप में ही व्यक्ति काम करता है, कृषक के रूप में ही वो काम कर रहा होता है, जबकि यूएसए में खेती का काम जो है बिजनेसमैन के रूप में किया जाता है उन लोगों के द्वारा। कुछ अन्य फैक्ट्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट है। हेक्टेयर क्या कहेंगे? हेक्टेयर यूनिट ऑफ एरिया इन द मीट्रिक सिस्टम। ये एक यूनिट सिस्टम, यूनिट ऑफ एरिया है, एरिया मेजर करने की यूनिट है जो कि मीट्रिक सिस्टम में आती है और ये 100 एयर्स मिला करके एक हेक्टेयर बनता है और 10,000 स्क्वायर मीटर्स, यानी एक हेक्टेयर की बात करें तो इसमें 10,000 स्क्वायर मीटर्स एरिया इंक्लूड किया जाता है एंड द इक्विवेलेंट ऑफ 2.471 एकर्स इन द ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम एंड यूनाइटेड स्टेट्स कस्टमरी मेजर्स। अगर सीधा सीधा मोटा मोटा हम इसको समझना चाहें तो ये 10,000 स्क्वायर मीटर्स का जो एरिया है वो एक हेक्टेयर कहलाता है। The word agriculture is derived from Latin words। ये लेटिन वर्ड से, यहाँ पर लेटिन वर्ड्स पढ़ा जाना चाहिए, लेटिन वर्ड से निकला हुआ जिसका एगर और एग्री मीनिंग सॉइल। एगर या एग्री वर्ड का मीनिंग होता है सॉइल यानी मिट्टी और कल्चर का मतलब होता है खेती, तो ये वहां से डिराइव किया गया है। Organic farming is a type of farming. Organic manure and natural pesticides are used instead of chemicals. No genetic modification is done to increase the yield of crop। ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती किसे कहा जाता है?
तो ये खेती का वो तरीका है जिसमें ऑर्गेनिक यानी जैविक खाद उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नेचुरल पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है बजाय केमिकल्स के, और इसमें सीड्स का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता फसल बढ़ाने के लिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसको वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो स्थानांतरित कृषि है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है पूर्वोत्तर भारत में से झूमिंग फार्मिंग कहा जाता है, झूमिंग एग्रीकल्चर। मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है, और मलेशिया में इसे लदांग या लाडांग कहा जाता है। मेज इज ऑल्सो नॉन एज कॉर्न, में मक्का जो है उसे कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। वेरियस कलरफुल वेराइटीज ऑफ मेज आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, विश्व के विभिन्न भागों में ये अलग अलग कलर की जो मेज पाई जाती है। देयर आर डिफरेंट वर्जन्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफी। कॉफी जो एक बेवरेज फूड है या बेवरेज प्रोडक्ट है, उसकी जो है बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती हैं। उसकी मीन्स उसके आविष्कार या पहली बार किसने खोजा, इसके बारे में बहुत सारी कहानियां बनी हुई है। उनमें से एक है कि लगभग 850 एडी के आसपास कार्लडी एन अरब गोट हर्डर, एक व्यक्ति था जो कि अरब में बकरी चराता था, was puzzled by the queer antics of his flock, जो अपने झुंड के उसके व्यवहार से वो बड़ा परेशान था। Tasted the berries of evergreen bush on which the goats were feeding, ऐसी बुश थी जिसपे वो बकरियां जो अपना चारा खाती थी, उस बुश की बेरीज को उसने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद ऑन एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ एक्जिलरेशन, उसमें एक एक्जिलरेशन की सी फीलिंग आई, उत्साह हुआ आया। proclaimed the discovery of the world, he proclaimed his discovery to the world, उसी ने इस पदार्थ इस पौधे के बारे में दुनिया को जानकारी दी। Food security exists when all people at all times have access to sufficient food security आजकल बड़ा है, खाद्य सुरक्षा का जो मुद्दा चल रहा है, इसका मीनिंग ये है कि सभी व्यक्तियों तक सभी समयों पर जो खाद्यान्नों की उपलब्धता निश्चित होती है, तो इसे फूड सिक्योरिटी कहा जाता है। इसमें हम बात करते हैं सेफ और न्यूट्रिशियस फूड, जो कि उनकी डाइटरी या पोषणीय आवश्यकताओं को पूरा करता हो, फूड प्रेफरेंसेस जो हैं हेल्दी लाइफ के लिए जो आवश्यक है उसको पूरा करता हो, ये सभी मिलाकर के खाद्य सुरक्षा है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति तक पोषक तत्वों की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित करने की जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, उसे ही फूड सिक्योरिटी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 4 एग्रीकल्चर क्लास 8 सिलेबस एनसीईआरटी, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। इसमें जो विभिन्न प्रकार के तथ्य दिए गए थे मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव पर्पजेज हो, चाहे स्कूल एजुकेशन के एग्जाम्स की हम बात करें, सभी के लिए बहुत फ़ायदे की होने वाली है। तो आप देखते रहें इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स के वीडियो भी बोधिलता पर। थैंक यू वेरी मच।